हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पेपर का डिटेल सोल्यूशन कराने वाले हैं। स्टूडेंट, आपको इस पेपर के सोल्यूशन कई सारे यूट्यूबर बताए होंगे, बट मैं आपको फुली डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ ऐसे अप्रोच बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने मेन एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है एबी के। डीई जो है एबी के समांतर है तथा सीडी बराबर 6 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो डीए क्या होगा? तो आपको पता है इसका उत्तर 9 होगा, बट 9 ही क्यों होगा, 9 कैसे होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इसके सोल्यूशन। एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है ऐसे आपको एबीसी। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, एबीसी हमने बना लिया। इसके बाद क्या बोला गया है, ए बी पैरेलल है डीई के। यहां से ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है डीई। ठीक, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। बोला क्या है, सी डी की वैल्यू 6 है। सी डी कहाँ पे है, देखिए सी डी की वैल्यू 6 है। और किसकी वैल्यू पता है, ईसी। ईसी की वैल्यू कितनी पता है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। और बीई ये पता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमें एडी बताना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब स्टूडेंट आप पढ़े होंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो 6 और यक्स का जो अनुपात हो जाएगा वही अनुपात किसका होगा, 8 और 12 का। ठीक है, क्या करना है, सीधा से यहाँ पे तिर्यक गुणा। तो हमारे पास हो जाएगा 8x बराबर 12 छंग 72। तो यक्स बराबर हो जाएगा 72 में 8 का भाग करेंगे तो 9। तो यक्स का मान कितना निकल के आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 9। ठीक है, तो 9 कैसे आया, तो 9 आया आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणे बी बराबर है 432। ए बी का एचसीएफ मतलब महत्तम कितना दिया है, 6। तो इनका हमें एलसीएम बताना है। तो स्टूडेंट आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, यदि हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, यदि हमारे पास दो नंबर है, दो संख्याएं हैं, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या मैंने बोला, आई रिपीट, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं की एलसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं हमारे पास, इनका गुणनफल कितना पता है, 432। तो 432 इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम ही रहने दीजिए। और एचसीएफ कितना दिया है, 6, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ पे हम 6 से इसको कट करेंगे तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, बचा 1, तो 6 दूना 12। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 72। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 72 हो जाएगा। राइट, अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है। तो आपको पता है कोई भी आपके सामने यदि वर्ग समीकरण है तो उस पे जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। क्या होता है स्टूडेंट, c/a होता है। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या होता है, ये होता है अचर पद और बटे में होता है x² का गुणांक। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा c/a। ठीक है, तो c/a कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे, इस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कैसा हल होता है। तो हमने आपको तीन कंडीशन बता रखा है। पहली कंडीशन होती है कि तीनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 है। यदि तीनों चीज आपस में बराबर है तो कोई हल नहीं होता है। और यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो एक अद्वितीय हल होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यक्स और वाई का केवल एक मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 6, 12 और 18 का कौन सा पद चौमन होगा। ठीक है, तो आप इसको रैंडमली, ठीक है, अपने दिमाग से ही बता सकते हैं विदाउट फार्मूला। देखिए 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18। तो चौमन कितने नंबर पर आएगा, तो 6 के पहाड़ा में 9वें नंबर पर क्या आ जाएगा, चौमन। तो इसका सोल्यूशन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
जिसमें से पहला क्वेश्चन है दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है x1/1 और एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है x2/2, इनके बीच की दूरी का फार्मूला। तो आप डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। ठीक, अब देखिए यही सोल्यूशन आपके सामने, यही क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे फॉर सपोज हमारे पास कोई नंबर है, कोई भाज्य संख्या लिखी हुई है हमारे सामने 15, तो इसको हम, ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 से 3 5 और 5 1 5, मतलब इसको हमने क्या लिख दिया, 3 × 5 राइट कर दिया। और ये दोनों क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभाज्य। क्या लिख देना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अभाज्य लिख देना है, प्राइम नंबर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तीकर। तो विविक्तीकर जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। क्या होता है स्टूडेंट, b² - 4ac। तो ये आपको क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए n वां पद क्या है हमारे पास, 3 + 2n। हमें क्या बताना है, पहला पद। तो देखिए n वां पद हमारे सामने क्या था, 3 + 2n। हमें n की जगह में 1 रखना है, तब हमें पहला पद मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 1, मतलब 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि हमारे पास कोई सर्कल है, क्या स्टूडेंट, कोई सर्कल है और उसको कोई लाइन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको बोला जाता है छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। और यदि कोई रेखा इसको एक बिंदु पर टच करके जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेंजेंट बोला जाता है। राइट, मूव करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो इस पर हमें क्या लिख देना है, कौन सी रेखा कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या लिख देना है स्टूडेंट, छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये अभी अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अगला सवाल है, 3 मीटर ऊंची मीनार की पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए क्या लिखा है, 3 मीटर एक मीनार की ऊंची चोटी है जिससे 3 मीटर दूरी पर, यहाँ ये 3 मीटर है और इससे 3 मीटर दूरी पर एक क्या है हमारे पास, इस बिंदु पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, हमें ये बताना है। ये भी कितना है, 3 मीटर। तो हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लंब बटे आधार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/3। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। 3 से 3 कटेगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और tan थीटा बराबर 1, और tan में 1 कब आता है, ये आता है tan 45 पे। किस पे आता है स्टूडेंट, tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 के। tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप ये सारे सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य पर। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु का भुज 0 होगा और कोटि 3 होगी तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। देखिए क्या लिखा है, भुज 0 है और कोटि 3। देखिए भुज 0 है मतलब x अक्ष का निर्देशांक 0 और y अक्ष का निर्देशांक क्या है, 3। तो 0 और 3 हमें x अक्ष पर जाना है। देखिए x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष, x अक्ष पे 0 पे जाना है और y अक्ष पे 3 पर जाना है। तो 0 और 3, तो ये किस अक्ष पर स्थित हुआ, ठीक है, y अक्ष पर स्थित हुआ ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, x अक्ष पर स्थित होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य की स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है
तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। जी हाँ, यदि मूल कितना है 0, ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होती है। पहला होता है यदि मूल, ठीक है, यदि डी का मान ग्रेटर देन है 0 से तो मूल कैसे होंगे, केवल वास्तविक होते हैं। और यदि डी बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ समान होंगे। और यदि डी की वैल्यू लेस देन है 0 से तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे या इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 2 - 2 फिर 2 फिर -2, ठीक है। कैसे है, समांतर श्रेणी में है तो नहीं है। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम 2 से -2 पर जाएंगे मतलब 2 पीछे चले, और -2 से 2 पर गए मतलब 4 आगे चले गए, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज तल की ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे आप समझ लीजिए। यदि हम क्षैतिज तल पर हैं, ठीक है, क्षैतिज तल मान लीजिए आपका क्षैतिज तल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, तो क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज तल से क्या बोला गया है, ऊपर। यदि हम ऊपर देख रहे हैं तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, इसको क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसे क्या बोला जाता है, अवनमन कोण बोला जाता है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक किनारे पर बेलन बनाई गई पेंसिल, ठीक है, बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे पास देखिए, जैसे ये हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, एक किनारे पर नुकीला कर दिया, तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए भाग रहा है ये थोड़ा सा, ये वाला पार्ट तो आपका कोनिक सेक्शन हो गया, मतलब शंक्वाकार हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है तो कैसा है, बेलन है। तो यही तो लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा, ठीक है, और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान 1 होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी का पहला कथन है 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं 3 सर्वसंख्या है हमारे क्लास 10th में है। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो किससे मैच कर देना है, sec स्क्वायर थीटा से। sec स्क्वायर थीटा हमारे पास ये, ठीक है, देखिए सॉरी 1 + cot किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, sec तो tan 1 + tan होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा के साथ हमको मैच कर देना है। cosec स्क्वायर थीटा ये रहा, ये पहले नंबर का सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड नंबर है हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो इससे मिला देना है। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से मैच कर देना है। तो चौथा नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमको चौथे नंबर यहाँ पे राइट कर देना है। फिर क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि किससे मिला देना है, 2πr से। आप बचपन में पढ़े होंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² से मैच कर देने हैं। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्या होती है स्टूडेंट, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे 0 राइट कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताइए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण की मूलों की प्रकृति कैसी होती है। हमने आपको पहले ही कंडीशन बता दिया है, ये देखिए, यदि 0 से बड़ी है, ठीक है, विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब वास्तविक मूल होंगे। क्या लिख देना स्टूडेंट, यहाँ पे वास्तविक लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जितने भी वर्ग होंगे, ठीक है, वर्ग समरूप क्यों होंगे, क्योंकि कोई भी वर्ग, सभी चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण बराबर होंगे, जिस वजह से सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये भी हमने आपको बताया। देखिए क्या बताया था, स्पर्श रेखा वृत्त को 1 बिंदु पर स्पर्श करती है, छेदक रेखा 2 बिंदु पर करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बिंदु पर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बिंदु पर। अगला सवाल है,
बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है स्टूडेंट? इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1 और 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 और y1/2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2 और 4 2 6 में 2 का भाग करेंगे 3, तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 और 3 लिख देना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये हमने आपको बता रखा है क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको राइट कर देना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, इन संख्याओं का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाले आंकड़े या सबसे ज्यादा बार आने वाले यहाँ पे प्रेक्षण। तो सबसे ज्यादा बार हमको 7 दिख रहा है, ठीक है, तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। राइट, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भाज्य संख्याएं क्या होती है ये बताना है, और इसका अथवा क्या है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपसे आता होगा, आप फर्स्ट से ठीक है सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 5005 इसका आपको निकालना था अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 5, 0 0 5 1 5 हुआ, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल होगा स्टूडेंट? तो देखिए यदि हम 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 7, 3 बचेगा, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? 7 1 7, ठीक है, ये बचा हमारे पास 3, तो 7 4 जा, और ये बचा 3, ठीक है, सॉरी ये 2 बचा, तो 7 और कितना हो जाएगा 3 जा, ठीक है। अब इसको हम किससे कैंसिल करेंगे? तो इसको हम कैंसिल करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा कितना होता है 33, और ये 13 1 जा 31। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएगा 5 × 7 × 11 और × 13। ये आपको राइट कर देना है, ठीक है। आपके मेन एग्जाम में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी संख्या का आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए। अगला सवाल है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसको भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए आपका यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आया है। हम तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 2 3 6, 72 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा, और 120 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके SCF निकालते हैं। SCF मतलब जो तीनों में हो, तो 1 2 तीनों में है, 1 3 तीनों में है, और इसके अलावा जो बचा उन संख्याओं को लिख देना है और SCF लिख देना है, और सभी का गुणनखंड, ठीक है, सभी का गुणनफल। तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा LCM। तो LCM इस संख्या का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 360। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने x² - 3 के शून्यकों का योग। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है, लेकिन यहाँ पे b वाला टर्म तो है नहीं, तो 0 और बटे में a वाला टर्म 1 है, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित संख्याएं समांतर रेखाएं होंगी। स्टूडेंट समांतर रेखाएं होने का क्या कंडीशन होता है, ठीक है, जब हमने आपको क्या बताया, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, तब कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं। तो हमें कोई दो ऐसे समीकरण लिख देना है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप इसमें कोई भी समीकरण अपने से लिख सकते हैं। मान लिया हमने एक समीकरण है x + 2y = 4, ठीक है। तो दूसरा जो समीकरण होगा इसी का मल्टीपल होना चाहिए। मान लीजिए इसमें हम पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 4y = 8। अब स्टूडेंट ये जो दोनों समीकरण होंगे इनका a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होगा, जिस वजह से ये कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। √2x² + 7x + 5√2 = 0 को हल कीजिए। आप इसका सलूशन, ठीक है, देख सकते हैं, बाकी मैं आपको करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए मैं इसका सलूशन आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन ये रहा, √2x² + 7x + 5√2।
7x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए 5 और √2 का गुणा √2 से 10 आए, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना है 7x आए। तो हम यहाँ पे तोड़ देंगे 5 और 2 में 5 दूना 7 और 5 दू 7 और 5 दूना 10 और इसको हम हल कर देंगे तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा x बराबर √2 और x बराबर -√2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट एक भी सोल्यूशन में आपको फेक नहीं बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, इसमें कौन सा पद -81 होगा, मतलब इस श्रेणी में टोटल कितने टर्म है और -81 किस टर्म पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, ये बताना है। तो आपका सोल्यूशन ये रहा। हम जानते हैं कि an का मान होता है a + n - 1 × यहाँ पे a की वैल्यू है 21 और d की वैल्यू है -3 और an की वैल्यू है -81। इन सभी का फार्मूले पे मान रख देंगे तो n का जो मान निकल के आ जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 35। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल इसका कैलकुलेशन है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, 3n बराबर 105 तो n बराबर 35, मतलब 35 नंबर पे क्या आएगा 81 आएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट। ठीक है, ये किससे है, ये भी हमारा है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। हमें ये साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। अब देखिए इन दोनों का अनुपात मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 1.5 और अपान में 3 और ये था हमारे पास 1 और इसको हम क्या मान लेंगे x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं पाया, तो यहाँ पे क्या करना है 1.5 अपान 3 बराबर हो जाएगा 1 अपान x। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1.5x बराबर हो जाएगा 3। इसको 2 बार से काट देंगे तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 2। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है a b और -a - b के बीच की दूरी बताइए। क्या आप इसको भी हल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत सरल हैं, तो इनका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट यदि आपको दूरी निकालनी है तो आपको फार्मूला पता है √ओवर में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। और यदि इसके मेन वाले सोल्यूशन को करना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए हम क्या मान लेंगे, मानना कोई बिंदु P है जिससे इनकी दूरी समान है, इसको Q मान लेंगे, इसको R, तो PQ बराबर PR हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में हम दूरी सूत्र अप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल कंडीशन, फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा 3x + y - 5 बराबर 0। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमें क्या करना है, इनका सभी का मान रख देना है, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, और क्या है प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपान 2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपान 2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये दोनों कट जाएंगे, एक का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2। कैसे राइट करना है, बस एक लाइन का है। ठीक है, एक लाइन का। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जिसमें बोला है PE बराबर इतना है तो PE नॉट बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट का मान 1 होता है। PE प्लस PE नॉट मतलब प्रायिकता होने और ना होने की जो कुल वैल्यू होती है 1 होती है। हमें PE की वैल्यू पता है। ठीक है, कितना पता है 0.05। PE नॉट बताना है तो PE नॉट बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है 1 से इसको माइनस कर देना है तो PE नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95। तो करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.95। राइट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बॉक्स में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या द्रक्षिका निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा कैसा होगा, लाल होगा या नीला होगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। अब यहाँ पे हमें क्या पता है 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदे हैं, तो यहाँ पे जो टोटल कंडीशन हो जाएगी, जो कुल परिणाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल कितनी गेंदें हैं 3 2 5 4 9, तो कुल परिणाम हो जाएगा 9। पहले नंबर में बोला है लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए टोटल यहाँ पे लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें हैं यहाँ पे 4,
तो 9 में से एक बल्ब हम निकालेंगे तो 4 बार ही आ पाएगा, ठीक है। 4 ही कंडीशन ऐसी आएंगी जब लाल आएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/9, ठीक है। फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4/9। सेकेंड नंबर में हो रहा है नीले होने की प्रायिकता, तो नीले गेंद कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला होने की प्रोबेबिलिटी 3/9, ठीक है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3/9 हो जाएगा। तो आप ऐसे सैल्यूशन इसका कर सकते हैं। और इसका अथवा यदि आप सॉल्व करना चाहें तो इसको भी मैं आपको सैल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए आपका एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह से 4 बल्ब खराब हैं, मतलब 16 बल्ब कैसे हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो 20 में से कुल कितने बल्ब खराब हैं, 4, तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 20, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 2 लाइन का है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपका सलूशन ये रहा, आप देख सकते हैं 2020 में आपके मेन एग्जाम में आ चुका है। तो करना क्या है, एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यहाँ पर है। देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, तो 45 tan थीटा की वैल्यू लगा देनी है, फार्मूला लगा देना है। आपका AC का मान निकल के आ जाएगा 28.5 और ये 1.5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो चिमनी की कुल ऊंचाई आ जाएगी 30 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि ये भी डेफिनेटली आपके मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, ठीक है, देखिए दोनों सवाल बहुत ही सरल हैं, ठीक है, चाहे आप इसको करें चाहे अथवा करें, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको करते हैं। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। हमें 2 वृत्त बना देना है जिनका केंद्र सेम रहेगा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5। क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। हमें व्यास बताना था, जीवा की लंबाई बतानी थी, तो 4 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। लिखना कैसे है आप देख सकते हैं, तरीका लिखने का, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, सॉरी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 20 भी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आ गया आपके सामने सोल्यूशन। हम जानते हैं परिधि 2πr होता है, तो टोटल जो वृत्त की लंबाई हो जाएगी 2πr बराबर 22, जिससे हमें त्रिज्या मिल जाएगा 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और आप चाहें तो त्रिज्या खंड के फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। और इसका यदि आप अथवा करना चाहें तो अथवा सवाल हमारे सामने क्या था, ठीक है, इसका अथवा सवाल था हमारे सामने, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपके सामने ये रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होता है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होता है, मतलब θ/360 × πr² में से हाफ r² sin थीटा घटा देंगे तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 88.44, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आपको यदि देखना है तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने सोल्यूशन, ठीक है। हम मान लेंगे कि माना एक संख्या x है एक y है और दोनों का अंतर 26 है, इस वजह से x - y बराबर 26, और एक संख्या दूसरी की 3 गुना है तो x बराबर 3y। इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो x और y के जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 13 और 1 हो जाएगा 39। इसका स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके मेन एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दवा का एक से कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है और कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है, व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो स्टूडेंट इस सवाल को आपको ऐसे हल करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक कैप्सूल बना लेना है, दोनों तरफ अर्धगोले हैं, बीच में बेलनाकार है, ठीक है। तो जो इसका फाइनल हमें करना क्या है, पहले हमें क्या इसमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो दोनों अर्ध गोलों का क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, और तीनों क्षेत्रफलों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी आप क्या कर लीजिए, अपनी टिक कर लीजिए, ठीक है। देखिए 2020 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। देखिए लिखा हुआ है बहुलक ज्ञात कीजिए, आंकड़े दी हुई हैं, तो इसको भी देखे लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सोल्यूशन, देख सकते हैं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके पेपर का है, ठीक है। यही आपके पेपर में पूछा गया है। आपको सॉल्व कैसे करना है ये आप देख लीजिए। तो बहुलक का फार्मूला होता है यल, ठीक है, और प्लस कोष्टक में होता है f1 माइनस f0 अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा 3.286, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ना है स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं, सारे वीडियो अपलोडेड हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में अपने डेफिनेटली टॉप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।